तो मैं स्वागत करता हूं आज के टॉपिक सॉलिड स्टेट का, जिसमें हम आज जानेंगे इस चैप्टर के हर एक शॉर्ट पॉइंट को अच्छे तरीके से, जो क्लास 12th के लिए, बीपीएससी के लिए हर एक नज़रिया से बेहतरीन है। और आज के क्लास में इस चैप्टर का पूरा एक शॉर्ट रिव्यू किया जाएगा, जिसमें आपको हर एक चीज की जानकारी दी जाएगी। देखते हैं। सबसे पहले है ठोस। ठोस है क्या? आप लोग जानते भी हैं, पहले से जान भी रहे हैं कि ठोस, अगर हम पूरे चारों तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखती है। जो भी वस्तु दिख रही है उसमें कुछ ना कुछ भार है, आयतन है, द्रव्यमान है, वह जगह छेकता है, अवरोध उत्पन्न करता है, वह सभी पदार्थ कहलाता है। और पदार्थों को उनके भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। जिसमें से हम लोग जानने वाले हैं ठोस। क्या ऐसे अगर कॉमन रूप से अगर देखें तो जो मजबूत होता है, जो सख्त होता है, उसे हम लोग समझ लेते हैं ठोस है। अगर हम लोग अगर केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं कि जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें दृढ़ता एवं संपीड़ितता हो, वो भी क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक बनाया गया है पहले से ही, जिसमें आप लोग को समझने में आसानी होगी। ठोस के बारे में बताया गया जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, ठोस कहलाएगा। या हम यही बोल सकते हैं कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जो दृढ़ता के कारण नियत आकार एवं आयतन वाला हो, वो क्या कहलाएगा? ठोस। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है, धातु है, बर्फ है, चीनी है, बहुत सारे हैं। लेकिन ठोस वस्तुएं जो है, जैसे कि अभी पानी द्रव रूप में है, लेकिन अगर हम लोग कहीं ठंडे प्रदेशों में जाते हैं तो वहां पर वह किस रूप में दिखाई पड़ता है? ठोस रूप में दिखाई पड़ता, मतलब उसका अवस्था क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ठोस अवस्था है तो है क्या? ठोस अवस्था क्या है? तो ठोस अवस्था के बारे में बताया गया है कि वह पदार्थ जिसका गलनांक मतलब द्रव्यमानांक, मेल्टिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब के अधीन कमरे के ताप से क्या होता है? उच्च होता है। मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमानांक वायुमंडलीय दाब के अधीन कमरे के तापमान से क्या होगा? उच्च होगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग? ठोस अवस्था में कहेंगे। क्या कहेंगे उस पदार्थ को? ठोस अवस्था में कहेंगे। ठोस अवस्था के कुछ समान अभिलक्षण दिए गए हैं, कुछ गुण दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि ठोस के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठोस लगभग क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ठोस भंगुर होते हैं, तन्य होते हैं। ठोसों का घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। यांत्रिकी सामर्थ्य पाई जाती है। आघातवर्ध होते हैं। तनन सामर्थ्य पाई जाती है। कुछ ठोस जो होते हैं वो नम्य प्रकृति के होते हैं। कुछ ठोसों में प्रत्यास्थता पाई जाती है। कुछ ठोसों में सुघटता पाई जाती है। इसका द्रव्यमानांक कैसा होता है? उच्च होता है। अंतर आणविक जो बल होते हैं ठोसों में कैसा होता है? प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। अंतर आणविक दूरी कैसी होती है? लघु, मतलब बहुत कम होती है, मतलब दूरी नहीं के बराबर पाई जाती है। उसके बाद है विचलन का गुण जो होता है कैसा होता है? नगण्य होता है, बहुत कम होता है। लेकिन एक अपवाद है क्या? Cu प्लस Zn नहीं बताया गया था। ठीक है, ये अपवाद है जिसमें ठोसों में विचलन का गुण पाया जाता है, मतलब ये अपवाद के रूपों में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ठोसों को बांटा गया है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से: क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में। इसके अन्य नाम भी हैं। कौन कौन है? रवादार ठोस, वास्तविक ठोस और सत्य ठोस। दूसरा नंबर है आपका नॉन क्रिस्टलाइन, इसी कहते हैं एमॉर्फस। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड, इसी को हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस, आभासी ठोस, छद्म ठोस भी
कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप लोग को क्लास में बताई गई है, ठीक है, कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित ज्यामितीय आधार पर व्यवस्थित रहते हैं, सजे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास नमक है, हीरा है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, आइस है, बहुत सारे हैं। कुछ पॉलीमर भी दिया गया है, एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमारे पास है, कुछ फाइबर है, कुछ रबर भी हमारे पास है। रबर अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, ये सब भी हम लोग जानेंगे। तो उसी प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हमारे पास है, बस उसमें हल्का सा अंतर है कि उसके जो अवयवी कण होते हैं वह निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे नहीं रहते हैं, ठीक है। ये सब क्लास में बताई गई है, यहाँ पर शॉर्ट रूप में हम लोग जान रहे हैं। अब दोनों के बीच अंतर दिया गया है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है बताया गया है कि ये जो होते हैं ये निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार वाले होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार वाले होते हैं। मतलब इसका आकार जो होता है एक निश्चित ज्यामिति वाला होता है। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन का जो आकार होता है कैसा होता है? असमाकृति, मतलब असमान आकार वाले होते हैं। इसकी आकृति धीरे धीरे क्या होती रहती है? बदलती रहती है, ठीक है। उसके बाद है कि इसकी गलन की जो ऊष्मा होती है कैसी होती है? निश्चित होती है। मतलब ये निश्चित गलन पर क्या होते हैं? गलते हैं। उसके बाद इसकी गलन की ऊष्मा कैसी होती है? अनिश्चित होती है। ये अलग अलग तापमान पर ये गलते हैं। उसके बाद इसी को वास्तविक ठोस कहा जाता है। अगर हम किसी को वास्तविक ठोस, रियल सॉलिड कहते हैं, किसको कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा जाता है। और आभासी ठोस किसको कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन कहा जाता है। इसी को कहा जाता है अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड या प्रोसिडो सॉलिड, मतलब छद्म ठोस कहा जाता है। मतलब झूठा ठोस दिख रहा है, कुछ बाद में हो जाएगा कुछ, जैसे रबर। तो रबर को जो हम देखते हैं जो मिटाने वाला होता है उसको लाते हैं, यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कहीं रख के हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। ये रबर में गुण पाया जाता है। या शीशा, आप लोग देखते हैं पुराना जो बस होता है या खंडर है, उसके जो शीशा होते हैं बहुत सालों के बाद धीरे धीरे देखते हैं ऊपर का जो परत है शीशा का, जो ऊपर का जो भाग होता है, कोई शीशा है, इसका जो ऊपर का जो भाग होगा लेयर, वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और नीचे का भाग क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि ठोस के कण अत्यंत मंद गति से धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बढ़ते रहते हैं। क्या हुआ? उसके बाद हमारे पास है कि इसकी जो व्यवस्था पाई जाती है कणों की, कैसी पाई जाती है? दीर्घ परासी पाई जाती है। किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। और इसमें कैसी पाई जाती है? लघु परासी पाई जाती है। मतलब इसका जो रेंज होता है ये छोटा होता है, इसका रेंज क्या होता है? बड़ा होता है। इसकी जो प्रकृति होगी क्रिस्टलीय ठोस की कैसी होती है? विषमदेशिक होती है। कैसी होती है? विषमदेशिक, ठीक है। एनिसोट्रॉपी, मतलब अगर कोई हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस अगर दिया गया है, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो होंगे सब अपने कहां पर होंगे? निश्चित स्थान पर होंगे, निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे हुए रहते हैं। क्या अब इसमें अगर हम लोग पदार्थों के भौतिक गुणों का अगर अध्ययन करते हैं, चाहे हमारे पास अपवर्तनांक हो, चाहे उष्मीय चालकता हो, चाहे विद्युतीय चालकता हो, चाहे कोई भी भौतिक गुण हो, ये सभी को अगर हम लोग देखते हैं तो अलग अलग भागों में अगर हम लोग देखें तो अलग अलग मान प्राप्त होता है। क्या होता है? मान अलग अलग प्राप्त होता है। मतलब प्रत्येक दिशा में जो मान प्राप्त हो रहा है विषम प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विषमदेशिक। लेकिन इसकी ज्यामिति क्या होती है? वो निश्चित होती है। मतलब इसमें एक जो अवयवी कण होते हैं वह अनिश्चित रूप से अलग अलग रूपों से क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। और तब जो हम इसके भौतिक गुणों का मान ज्ञात करते हैं पदार्थों का, तो उसमें सभी दिशाओं में मान हमें कैसा प्राप्त होता है? एक समान प्राप्त होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है समदैशिक कहा जाता है। जब क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाता है चाकू से तो उसकी जो सतह होती है एकदम पूरे की पूरी
चिकनी प्राप्त होती है, सपाट प्राप्त होती है। लेकिन वही अगर अक्रिस्टलीय ठोस को अगर काटा जाता है तो उसकी सतह जो होती है कैसी प्राप्त होती है, खुरदुरी प्राप्त होती है, चिकना प्राप्त नहीं होती है। मतलब इसकी सपाट और चिकनी है, इसकी कैसी है, खुरदुरी है। उसके बाद हम अगर इसको देखें कि ये जो पिघलता है ये निश्चित ताप पर पिघलता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते कहां पिघलता है, निश्चित ताप पर, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास पर पिघलता है, एक रेंज पर पिघलता है। मतलब यहां से यहां तापमान पिघलेगा, कोई 60 से 80 पर पिघलेगा, ठीक है, कोई 50 से 100 के बीच पिघलेगा, एक रेंज पर पिघलता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है कुछ एग्जाम्पल, जैसे मेटल है, सॉल्ट है, डायमंड है, NaCl है, आइस है, क्वार्ज है, कुछ पॉलीमर दिया गया है, कुछ बहुलक भी हमारे पास होते हैं, जैसे HDPE है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन फाइबर है, एस्टेजेस रबर दिया गया है। आगे देखते हैं इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में प्लास्टिक, रबर, ग्लास मतलब शीशा, बटर, स्टार्च, क्वार्ज ग्लास, कुछ बहुलक भी दिया गया है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE, सिंथेटिक रबर दिया गया। ये सब क्या कहलाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस का, ये कहलाएगा क्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है बहुक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि मतलब ठोस को एक अलग रूप से भी बांटा गया है। जो तीसरा पॉइंट कहलाता है बहुक्रिस्टलीय ठोस, जिसको अलग टॉपिक में बांट दिया गया है। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, तो बोला गया है इसके बारे में कि वह अत्यंत सूक्ष्म अवयवी वाले क्रिस्टलीय ठोस, जिसके जो अवयवी कण हो गए वह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कि जिनकी भौतिक प्रकृति होती है, कुछ ना कुछ उसकी भौतिक प्रकृति होती है, जिनके अवयव शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। मतलब इसके जो अवयवी कण होते हैं, इसके जो अवयव होते हैं उसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या करते हैं, हम लोग देख सकते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से अगर कहा जाए तो ये समदेशिक होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं। लेकिन इसके जो अवयवी कण जो होते हैं, जो बहुत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसके सूक्ष्म क्रिस्टल जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। ये देखने में लगते हैं कैसे, समदेशिक, लेकिन जब इसके अवयवी कणों को देखा गया, उसे सूक्ष्म क्रिस्टल को देखा गया, ये कैसे होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। उसी क्या कहा जाता है, बहुक्रिस्टलीय ठोस। जैसे हमारे पास कौन सी है, धात्विक ठोस या धात्विक पाउडर। जो धात्विक ठोस होंगे पाउडर के रूप में होंगे, उसके देखने में लगेंगे हमें कैसे, समदेशिक, लेकिन जब उसके क्रिस्टल को दिखाया जाएगा वो किस प्रकृति के होंगे, विषमदेशिक होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे पास होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसे बोला गया है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। इसे उनके प्रकृति के आधार पर, बंधनों के आधार पर, मतलब उसके अवयवी कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, उसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जिसका पहला पॉइंट आपका है आणविक ठोस। क्या है, आणविक ठोस। दूसरा नंबर क्या है आपका, आयनिक ठोस। और तीसरा नंबर क्या है आपका, धात्विक ठोस। और चौथा नंबर क्या है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। तो पहला नंबर है आणविक ठोस। आणविक ठोस किसे कहते हैं, ठीक है, तो बोला गया है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु या अक्रिय गैस के परमाणु होते हैं, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। तो बोला भी गया है कि इसके अवयवी कण जो होते हैं अणु होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां डिटेल्स जो दिया गया है इसके प्रकार का दिया गया था। क्लास में बताया भी गया था कि आणविक ठोस जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मतलब आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। तो पहला नंबर है आपका अध्रुवीय। तो अध्रुवीय के जो अवयवी कण होंगे वह अध्रुवीय अणु होंगे। क्या होंगे, अध्रुवीय अणु। और अक्रिय गैस के परमाणु, ये परमाणु जो है किसके होंगे, अक्रिय गैस के परमाणु होंगे। इसके अवयवी कणों के बीच जो बल कार्य करेगा, कौन सा बल कार्य करेगा, परिक्षेपण बल या लंदन बल कार्य करेगा। जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है, हमारे पास आर्गन है, CCl4 है, H2 है, I2 है, CO2 है, CH4 है, नियोन है, आर्गन है, ठीक है, CHCl3 होगा, क्लोरोफॉर्म भी होगा। ये सब क्या होगा आपका, अध्रुवीय आणविक ठोस। आगे है आपका, नहीं इसके बारे में कुछ इसके
गुण दिए गए हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? नर्म मुलायम होती है। इसके बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है? 20 किलो जूल प्रति मोल से कम होती है। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। इसका जो गलनांक द्रव्यनांक होता है क्या होता है? अत्यंत कम होता है, बहुत कम होता है। दूसरा नंबर है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इसके जो अवयवी कण होते हैं क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु। अणु तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। इसके कणों के बीच जो बल कार्य करता है, कैसा कार्य करता है? द्विध्रुव आकर्षण बल। जैसे HCl है, HBr है, SO2 है। तो ध्रुवीय अणु कैसे हैं? तो आपके बारे में बताया गया था, जैसे HCl के बारे में बताया गया था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, लेकिन हाइड्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। जबकि क्लोरीन के पास क्या होता है? 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या करता है? अपना अष्टक पूरा करता है। लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होने के कारण यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। तो एक तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग कर रहा, लेकिन आंशिक रूप से त्याग कर रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और क्लोरीन आंशिक रूप से क्या कर रहा है? एक तरह से ग्रहण कर रहा है। तो क्लोरीन पर क्या आ जाता है? पार्शियल निगेटिव आ जाता है, मतलब थोड़ा सा ध्रुव का निर्माण होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या कहते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। इसकी प्रकृति भी कैसी होती है? नर्म मुलायम होती है। इसका बंधन ऊर्जा का मान कितना होता है? 40 किलो जूल से कम होता है। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसका गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है, कम होता है। आगे है आपका तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। कैसा है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसके अवयवी कण कैसे होते हैं? अणु होते हैं। इसके कणों के बीच या अणुओं के बीच कैसा बंधन कार्य करता है? हाइड्रोजन बंधन कार्य करता है। जैसे हमारे पास है H2O, NH3, CH3, COOH। ठीक है। ये जो इसकी जो प्रकृति होती है, इस दोनों की अपेक्षा कुछ कठोर होती है। इसके बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है? 40 किलो जूल से थोड़ी अधिक होती है, या 80 किलो जूल से इसको हम कम भी बोल सकते हैं। उसकी विद्युत के ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और इसका गलनांक भी क्या होता है? बहुत कम होता है। अब दूसरे ठोस पर हम लोग चलते हैं, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होंगे क्या होंगे? धनायन एवं ऋणायन होंगे। और इसके बीच जो बल कार्य करेगा, कौन सा बल कार्य करेगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल बोल सकते हैं। बंधन के रूप में अगर बोलना चाहेंगे तो आयनिक बंधन हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है क्या? NaCl, KCl, Na2SO4, CaO, CaF2, MgCO3। ये सभी क्या है? हमारा आयनिक ठोस के उदाहरण है। इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? कठोर होती है। ठीक है। लेकिन कुछ क्या होती है? भंगुर पाई जाती है। ये इसका जो बंधन ऊर्जा का मान होगा कि कहां से कहां तक? 400 से 4000 किलो जूल प्रति मोल तक होता है। ये विद्युत के, लेकिन अब देखिए यहाँ पर आयनिक ठोस के बारे में आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाई गई है कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन उसी का द्रवीय विलयन अगर लेते हैं या जलीय विलयन लेते हैं तो वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो सुचालक क्यों होते हैं? उसमें आयन पाए जाते हैं। वो आयन ही विद्युत का क्या करते हैं? संचालन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। तो बोला गया कि ठोस अवस्था में ये कुचालक परंतु द्रव अवस्था में क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगला टॉपिक हमारा है तीसरा, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के बारे में बताया गया था कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण धातु के आयन अर्थात धनायन होते हैं एवं जिनके कणों के बीच धात्विक बंधन कार्य करता है, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे सभी
धातु, जैसे सभी धातु, ठीक है, जैसे हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मैग्नीशियम है, लोहा है, क्रोमियम है, ये सभी क्या कहलाएगा आपका धात्विक ठोस। क्या कहलाएगा धात्विक ठोस। अब इसकी गुण पर हम लोग चलते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है, आघात वर्धीय होती है, ठीक है, कुछ तन्य भी होती है। इसकी अगर बंधन ऊर्जा को देखा जाए तो कहां से कहां तक 700 से कहां तक 1000 किलो जूल प्रति मोल तक होती है। इसके ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में भी और द्रव अवस्था में भी। इसका द्रवीय विलयन भी क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था दोनों में क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, मतलब पहले की अपेक्षा से ज्यादा होता है। अगला है आपका चौथा नंबर सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसके जो अवयवी कण होंगे क्या होंगे, परमाणु होंगे। इसके कणों के बीच कैसा बंधन कार्य करता है, सहसंयोजक बंधन कार्य करता है। जैसे हमारे पास है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सभी क्या कहलाएगा सहसंयोजक ठोस। इसके गुण हम लोग देखते हैं, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं। इसके बंधन ऊर्जा का मान कितना 150 से 500 किलो जूल प्रति मोल तक होता है। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन एक ग्रेफाइट है जो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, इसलिए बाद में उसको रखा गया है, देखिए यहां भी लिखा गया है। और इसका जो गलनांक होता है कैसा होता है, अति उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखते हैं जो हमारे पास हीरा ग्रेफाइट आया था, इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ कुछ टॉपिक के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो हीरा के बारे में बताया गया कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं वह अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं और जुड़कर इसका जो प्रसंकरण बनाते हैं, कैसा sp3 प्रसंकरण बनाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, चतुष्फलकीय, मतलब टेट्राहेड्रल होता है। और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो मतलब आपको सिर्फ पॉइंट दिमाग में याद रखना है कि हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन जुड़े रहते हैं। इसका प्रसंकरण कैसा होता है, sp3 होती है। इसकी संरचना कैसी पाई जाती है, चतुष्फलकीय होती है। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। एकदम शॉर्ट रूप में याद कीजिए, इसको एक भाषा में बना के आप सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं ग्रेफाइट देखते हैं। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसका प्रसंकरण कैसा होता है, sp2 होता है। इसमें परतदार एवं षटकोणीय इसकी संरचना पाई जाती है। कैसी होती है संरचना, परतदार एवं षटकोणीय। और ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक या त्रिविमीय जालक। क्रिस्टल जालक, आकाशीय जालक या त्रिविमीय जालक। क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या 3D लैटिस, मतलब 3 डायमेंशनल लैटिस। इसके बारे में बताया गया था आपको। क्या बताया गया था कि ठोस के कणों के त्रिविमीय निरूपण को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। मतलब त्रिविमीय निरूपण को, मतलब कोई एक संरचना है उसका बहुत विशालतम रूप जो होगा वह क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। जैसे ये संरचना देखिए, इसका पूरा का पूरा विशाल संरचना क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीय जालक कहलाएगा। लेकिन इसका सबसे छोटा एक रूप क्या कहलाता है, इकाई कोष्टिका, ठीक है, यूनिट सेल हम लोग कहेंगे। और जिस स्थान पर अवयवी कण उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, डायमेंशनल स्पेस लैटिस दिया गया है कुछ कुछ, और उसके कुछ इकाई कोष्टिका दिया गया है, यूनिट सेल दिया गया है। जैसे हमारे पास है स्क्वायर लैटिस, तो इसका इकाई कोष्टिका क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। दूसरा हमारे पास है रेक्टेंगुलर लैटिस, इसका यूनिट सेल क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। तीसरा नंबर आपका है पैरेललोग्राम लैटिस, इसका क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। चौथा नंबर है आपका रोम्बिक लैटिस, इसका क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर विथ इंटीरियर पॉइंट। इस प्रकार का इसका यूनिट सेल इकाई कोष्टिका होता है। और पांचवा नंबर है हेक्सागोनल लैटिस, इसका जो यूनिट सेल होगा क्या होगा, रोम्बस विथ एंगल ऑफ 60
डिग्री। मतलब ये सभी एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये क्रिस्टल जालक हैं और ये सभी उसके क्या है, इकाई कोष्टिका। क्या है, इकाई कोष्टिका। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका इकाई कोष्टिका, जो आपको बताया गया है कि इसी इकाई कोष्टिका को ही कहा जाता है एकक कोष्टिका। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। इंग्लिश में भी क्या कहते हैं इसे, यूनिट सेल। हिंदी में भी आपको 2-3 नाम है। तो इकाई कोष्टिका है क्या, तो बताया गया है कि वह पुनरावृत्त इकाई जो बार बार दोहराकर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, इकाई कोष्टिका। मतलब मेन बात जो यहाँ पर याद रखनी है, क्या रखनी है, पुनरावृत्त इकाई। मतलब रिपीटिंग यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है वह यूनिट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई कोष्टिका। जैसे दिया गया है कि मकान का रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, ईंट होता है, तो ईंट क्या कहलाएगा, इकाई कोष्टिका। ईंट क्या कहलाएगा, इकाई कोष्टिका। उसी को बार बार रखते हुए पूरा का पूरा क्या बन जाता है, बिल्डिंग बन जाता है, वह कहलाएगा आपका क्रिस्टल जालक। क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। जैसे इसमें कुछ बातें याद रखने वाली है कि सभी प्रकार के यूनिट सेल में, सभी प्रकार के यूनिट सेल में 8 कोण होते हैं। कोण कितने होते हैं, 8 होते हैं। सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कोण कितने होते हैं, 12 होते हैं। मतलब अगर देखा जाए, कोना देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया कोना। अगर सतह देखा जाए तो एक रूम में आप बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिस पर आप बैठे हैं, एक ऊपर 2, ठीक है, लेफ्ट 3, राइट 4, आगे 5 और पीछे 6। टोटल कितने सतह हुए, 6। और अगर किनारा अगर देखा जाए तो किनारा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं किनारा, 12 हैं। ये चीजें आपको याद रखने वाले चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि प्रत्येक यूनिट सेल के जो पैरामीटर होते हैं, मतलब प्रांचल होते हैं, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने प्रांचल होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ए बी सी, अल्फा बीटा और गामा। कौन कौन होते हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा, ये प्रांचल होते हैं। और इसी प्रांचल को देखते हुए हम देखते हैं कि किसी इकाई कोष्टिका किस किस रूपों में ढल सकती है, वो आगे हम लोग देखेंगे। यहां पर दिया गया है आगे इकाई कोष्टिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है मूल इकाई कोष्टिका या आग इकाई कोष्टिका, सरल इकाई कोष्टिका, सामान्य इकाई कोष्टिका। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं एससीसी या पीसीसी। एससीसी या पीसीसी। एससीसी या पीसीसी होते कैसे हैं, इसका फिगर आपको नेक्स्ट पेज में दिया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें बोला गया है, थोड़ा और देख लेते हैं कि इसमें जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वह सभी 8 कोनों पर ही होते हैं। ओनली फॉर कहां होंगे, सिर्फ 8 कोनों पर होंगे। और इसमें टोटल परमाणु की संख्या जो होगी कितनी होगी, 1 होगी। कैसे, ध्यान दीजिए, थोड़ा नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। यह है हमारा सिंपल क्यूबिक, मतलब एससीसी या पीसीसी। मतलब इसमें प्रत्येक अवयवी कण जो है सिर्फ कहां है, कोने पर है। इसी को अध्यादेश करके एक रेखांकित फिगर बनाया गया है, जिसमें हमें दिख रहा है कि प्रत्येक यूनिट, मतलब प्रत्येक इकाई कोष्टिका में हमारे पास जो जालक बिंदु है, अवयवी कण है, सिर्फ कहां है, कोने पर है। और इसी अवयवी कण को देखा गया है कि पूरे के पूरे एक इकाई कोष्टिका में कितना भाग होता है। ये आपको एक भाग को बता रहा है कि एक इकाई, मतलब एक परमाणु का कितना भाग है। हम आपको क्लास में अच्छा तरीका समझाए थे कि कोने पर कितने होते हैं, 1/8। और टोटल कितना कोना है, 8 कोना है। टोटल 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 परमाणु हो जाएगा। मतलब एससीसी या पीसीसी में कितने परमाणु होते हैं, 1 परमाणु होते हैं, या 1 गोला होते हैं, या 1 लैटिस बिंदु होते हैं। आप अलग अलग तरीका से बोल सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अगला नंबर है आपका सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब ये प्रिमिटिव है तो ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है।
ठीक है, ये सेंटर्ड है, मतलब अवयवी कण जो होंगे कहीं ना कहीं बीच में होंगे। ये बोला गया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला बोला गया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। इसमें जो परमाणु होते हैं वह सभी 8 कोनों के साथ साथ, कोने पर तो रहेंगे ही, और प्रत्येक 8 कोनों के साथ साथ बॉडी के कहां पर, मध्य भाग में भी उपस्थित रहते हैं। और इसमें परमाणु की संख्या 2 है। कैसे है 2, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपका प्रत्येक कोना पर अवयवी कण हमारा है, इसके पीछे भी एक है, जैसे इस साइड है उसी प्रकार इस साइड है, ठीक है। और 8 के बीच में एक गोला उपस्थित है, 8 के कहां पर, एक बीच में उपस्थित है। इसी को हम लोग कौन सी बोलेंगे, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये इसी फिगर को इस प्रकार से दिखाया गया है कि हमारे प्रत्येक कोनों पर कितने परमाणु है, 8 परमाणु है, और बीच में एक उपस्थित है। और इसी को एक भाग में 5 में अगर देखा जाए कि एक यूनिट सेल में कितना इसका भाग है, तो बताया गया है इस प्रकार से, एक पूरा परमाणु यहां पर होगा, ठीक है, और इसका इतना भाग है यहां पर, और ये भाग होते हैं कितने, 1/8, और पूरा का पूरा परमाणु यहां बीच में है, तो 1/8 कितना बार है, 8 बार। ये कट के कितना हो गया, 1, और 1 कहां है, बीच में, तो 1 + 1 = कितना, 2 एटम्स। मतलब बीसीसी में कितने परमाणु पाए जाते हैं, 2 परमाणु पाए जाते हैं। अगला टॉपिक अगर हम लोग देखें तो अगला है आपका एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका। इसमें बोला गया है कि इसमें जो परमाणु होते हैं वह सभी 8 कोनों के साथ साथ, प्रत्येक जो कोना हमारा है वहां के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य में, फलक मतलब क्या, सतह, फेस, प्रत्येक फलक के एक परमाणु बीच में भी क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। इसमें कितने परमाणु होते हैं, 4 होते हैं। कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यह है आपका हमारा एफसीसी, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोना पर यहां पर परमाणु है, और प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के बीच में भी एक एक परमाणु उपस्थित है। यही कहलाएगा आपका फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका। इसी को परमाणु के रूप में बताया गया, और परमाणु का कितना भाग एक इकाई कोष्टिका में होगा, यहां बताया गया कि कोना पर का इतना भाग होगा, ठीक है। ये हमारा एक इकाई कोष्टिका है, और इस इकाई कोष्टिका में अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक कोना पर प्रत्येक परमाणु का इस प्रकार का भाग होगा, और प्रत्येक फलक के बीच में भी, कहां पर, प्रत्येक फलक के बीच में भी एक एक अवयवी कण पाए जाते हैं। तो प्रत्येक फलक पर जो पाए जाते हैं वह कितना पाए जाते हैं, 1/2 पाए जाते हैं। कैसे, क्यों, हर एक चीज बताया गया है। और कोना पर कितना पाए जाते हैं, 1/8। तो 1/8 कितना बार है, 8 कोना है तो 8 बार है। यहां से कितने परमाणु निकल गए, 1, और 1/2 जो है कितने बार है, एक रूम में कितने फलक होते हैं, फेस होते हैं, 6 होते हैं, ये 6 बार है, तो 2 × 3 = 6। तो यहां से निकल गया हमारा 3 परमाणु, यहां से 1, तो 1 + 3 = कितना, 4 एटम। मतलब एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग देखें, एफसीसी के बाद है आपका ईसीसी, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या साइड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। साइड मतलब सामने सामने है, आगे पीछे है, इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईसीसी बोलते हैं। इसमें बोला गया है कि इसमें जो परमाणु पाए जाते हैं सभी 8 कोनों के साथ साथ, सभी 8 कोनों के साथ साथ, मतलब यहां पर के साथ साथ 2 विपरीत फलक के, विपरीत या ऊपर नीचे या आगे पीछे या बाएं दाएं, 2 विपरीत फलक के मध्य में उपस्थित रहता है। कैसे रहता है थोड़ा हम देख लेते हैं। ये हमारा यहां फिगर दिया गया है, ठीक है, ईसीसी का, ठीक है। देखिए प्रत्येक कोना के साथ साथ ये जो रेड वाला दिया गया है परमाणु, ये कहां पर उपस्थित है, प्रत्येक कोने पर है। कहां है, प्रत्येक कोने पर है। और ये जो येलो वाला आप लोग देख रहे हैं ये कहां है, 2 विपरीत फलक पर, ऊपर और नीचे है।
या बाएं और दाएं होगा, या आगे या पीछे रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक कोना पर कितना होता है 1/8। क्यों? क्योंकि एक रूम का जो एक कोना होगा वह 4 रूम नीचे ले सकता है, 4 रूम ऊपर ले सकता है। मतलब एक कोना से टोटल 8 रूम क्या हो सकता है, मैच कर सकता है। ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकता है। इस प्रकार से अगर उस पर गोला को वहां पर रखा जाए कोना पर, तो उस गोला का 1/8 भाग जो होगा 1 इकाई कोष्टिका में होगा। क्लास में अच्छा तरीका से बताया गया है। और अगर फेस पर देखते हैं, इसके नीचे भी 1 इकाई कोष्टिका बन सकता है। क्या इसके नीचे भी क्या कोष्टिका बन सकता है? तो ये जो परमाणु होगा, तो आधा इसमें आधा इसमें होगा, तो आधा इसमें है ना, 1/2 इसमें है। कितना बार है? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार है, 2 खत्म, कितना बच गया? 1। आई कितना बार है? 8 बार, यहां से भी 1, तो 1 + 1 = कितना? 2। मतलब ईसीसी में कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। अगला टॉपिक है आपका एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज सीसी। मतलब बताया गया प्रत्येक 8 कोनों के साथ साथ, कोना पर अवयवी कण जो है वह प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक किनारे के मध्य में, जो किनारा आप देख रहे हैं ना, ये जो किनारा देख रहे हैं, प्रत्येक किनारा के मध्य में भी अवयवी कण क्या रहते हैं? उपस्थित। प्रत्येक किनारा। और बोले हैं कि किनारा कितने होते हैं? 12। प्रत्येक 12 भाग में रहते हैं। तो सोचिए कि अब यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, इस प्रकार का हमारा है एससीसी, कि प्रत्येक कोना पर है कि नहीं है, और प्रत्येक कोना के साथ साथ किनारे पर भी उपस्थित है। कितना है? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो किनारा पर का जो परमाणु होगा, किनारा, ये जो किनारा है, एक लेयर है, ये कितने रूम को टच करेगा? 4 रूम को। एक रूम इधर है, एक रूम पीछे, 2 रूम, और 2 रूम इसके ऊपर। कितना? 4। तो एक परमाणु 4 भागों में बटा हुआ है, तो एक में कितना परमाणु होगा? 1/4। मतलब यहां पर कितने पाए जाते हैं? कितना बार? 12 बार पाए जाते हैं। 3 आ गया यहां से। और कोना पर तो आपको पहले से पता है कितना होते हैं? 1/8 होते हैं। कितना बार होते हैं? 8 बार। यहां से कितना हो गया? 1। 3 + 1 = कितना? 4। मतलब एससीसी में भी कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये पूरा खत्म हो चुका है। इसी में आपको यहां बताया गया है कि a lattice point on a face shared by 2 cell and contributed 1/2 to this cell, that is मतलब हाफ पर फेस सेंटर एटम। मतलब जो हमारे पास जो फेस पर होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वह 2 सेलों में क्या होते हैं? बटे हुए रहते हैं। और किसी एक में कितने होते हैं? 1/2। कितने होते हैं? 1/2। रुक चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। ये तो पढ़ ही चुके हैं। अगला है आपका, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि इकाई कोष्टिका 2 प्रकार के होते हैं। मूल इकाई कोष्टिका, मतलब सरल इकाई कोष्टिका। उसमें हम लोग देखें इकाई कोष्टिका के बारे में, हम लोग देखें प्रांचल के बारे में देखें, मतलब उसके पैरामीटर को हम लोग समझे कि उसके टोटल कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। तो ए बी सी जो है वह अक्षीय लंबाई को व्यक्त करते हैं। किसको? अक्षीय लंबाई को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा जो है वो किसको? अक्षीय कोण को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ये दोनों मिलकर पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। और दोनों किसी इकाई कोष्टिका के स्ट्रक्चर को बताते हैं कि स्ट्रक्चर है तो है क्या। इसी प्रकार मूल इकाई कोष्टिका को 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया, जिसे कहा जाता है 7 क्रिस्टल सिस्टम। जिसमें से पहला नंबर हमारा है क्या? क्यूबिक घनीय। क्यूबिक घनीय, और इसका फिगर नहीं लिया गया है। ठीक है, क्यूबिक घनीय मतलब
अगर हम लोग एक क्यूब देखते हैं, क्या देखते हैं, एक क्यूब देख रहे हैं, इस क्यूब में ये जो पॉइंट हमारा है ये कहलाएगा आपका अक्षीय लंबाई ए, बी और सी, और ये जो कोण बन रहा है क्या कहलाएगा, अल्फा, बीटा और गामा। तो यदि ए बी सी कोण ए बी सी हमारे पास ये है आपका ए, ये बी और ये सी, और आपका अल्फा, बीटा और गामा। लेकिन हम पहले बात करेंगे उसके अक्षीय लंबाई के, ठीक है। अगर यदि अक्षीय लंबाई तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, और अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों कोण कितना डिग्री के हो, 90 डिग्री का हो, वह कहलाता है क्या, क्यूबिक कहलाता है, घनीय कहलाता है। और घनीय को 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसे बताने वाले वैज्ञानिक थे ब्रेविस। कौन थे, ब्रेविस, ठीक है। इन्होंने ही बताया था, ठीक है, कब, सन 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में इसको बताया था ब्रेविस नाम वैज्ञानिक ने। समान बिंदुओं को ज्यामितीय संयोग से 14 प्रकार से व्यवस्थित किया। इसमें क्यूबिक को कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, किसमें किसमें, पीसीसी, एफसीसी, बीसीसी। इसके जो एग्जांपल हमारे पास है NaCl, ZnS, डायमंड, लेड, ठीक है, मरकरी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबिक होता है। इसका अक्षीय लंबाई ए बराबर बी बराबर सी, और अक्षीय कोण क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर कितना, 90 डिग्री। दूसरा नंबर है आपका टेट्रागोनल, द्विसमलंबाच या चतुष्कोणीय। इसे ब्रेविस ने 2 भागों से व्यवस्थित किया, पीसीसी और बीसीसी में। इसके अक्षीय लंबाई ए इक्वल टू बी और डज नॉट इक्वल टू सी होते हैं। इसके अक्षीय कोण अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इससे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, TiO2, SnO2, SN, CaSO4, ये सब कहलाएगा क्या, टेट्रागोनल। तीसरा नंबर है आपका ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाच। इसको 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, किसमें किसमें, पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ऑब्जेक्टिव भी यहां से आता है कि किसे या किस क्रिस्टल को सबसे अधिक सजाया जा सकता है, या किसमें ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, किसमें, ऑर्थोरोम्बिक में। किसमें पाई जाती है, ऑर्थोरोम्बिक में। 4 प्रकार से। इसका अक्षीय लंबाई क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, और अक्षीय कोण क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे एग्जांपल है KNO3, K2SO4। अगला है आपका त्रिसमनताश त्रिकोणी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बोहाइड्रल। इसे एक ही प्रकार से जा सकते हैं, कौन सी, पीसीसी। कैसे जा सकते हैं, पीसीसी, बालक बात नहीं करो, पीसीसी। इसका अक्षीय लंबाई क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी। अक्षीय कोण क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हमारे पास है AS, SB, BI, CSO, CaCO3। अगला है आपका हेक्सागोनल षटकोणीय। इसे एक प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका अक्षीय लंबाई क्या होगा, ए इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी। इसका अक्षीय कोण क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा इक्वल टू 120 डिग्री। जैसे एग्जांपल दिया गया हमारे पास Mg है, CDS है, SiO2 है, ZnO है। ये सब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। अगला टॉपिक हमारा है कौन सी, मोनोक्लिनिक एक नताच, ठीक है। इसको 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, किसमें किसमें, पीसीसी और ईसीसी, ईसीसी इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके जो अक्षीय लंबाई होते हैं क्या होते हैं, मतलब बराबर कोई नहीं होंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी और बी डज नॉट इक्वल टू सी। इसके जो अक्षीय कोण होंगे, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके जो एग्जांपल दिए गए हैं, CaSO4 इंटू 2H2O, KClO3, Na2SO4 इंटू 10H2O। ये सभी क्या बनाते हैं, मोनोक्लिनिक का निर्माण करते हैं।
अगला टॉपिक दिया गया है आपका कौन सी, ट्राइक्लिनिक। क्या दिया गया है, ट्राइक्लिनिक। इसको कितने प्रकार से, एक प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, मतलब इसका टोटल ना ही अक्षीय लंबाई ना ही अक्षीय कोण आपस में बराबर होते हैं, पूरा का पूरा डज नॉट इक्वल टू होता है। इसके जो एग्जांपल है K2Cr2O7 या CSO4 इंटू 5H2O, ये क्या कहलाएगा आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम। रुकिए, तो अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या R और एज लेंथ, मतलब किनारे की लंबाई A, दोनों के बीच संबंध दिया गया है। ठीक है, पहला दिया गया है आपका SCC या PCC, SCC या PCC। तो SCC या PCC का आप लोग फिगर देखे थे पीछे, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे इस प्रकार का जो हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, इसमें ध्यान दीजिए, तो प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से क्या है, टच है, सटा हुआ है, और गोले की त्रिज्या क्या होती है, R। ठीक है, यहां से यहां जो है वह 2R के क्या है, बराबर है। और ये किनारा है, तो किनारे की लंबाई क्या मानते हैं, A, तो A बराबर किसके है, 2R के बराबर है। और 2R बराबर भी क्या होता है, D, व्यास D, मतलब A बराबर D बोल सकते हैं या A बराबर 2R बोला जा सकता है। लेकिन वही अगर BCC की अगर बात करें, तो यहां से भी अगर हम लोग एक यूनिट सेल का बनाए, तो लेकिन प्रत्येक ये R है, ये R है। ठीक है, ये जो पूरा टोटल दूरी है वह 2R प्लस कुछ कुछ है, और किनारे की लंबाई क्या है, A है, मतलब A का जो मान है 2R से क्या है, ज्यादा, 2R से क्या है, ज्यादा है तो है कितना, वही यहां पर दिया गया है आपका। ठीक है, कि BCC में जो A बराबर होता है, A इक्वल टू क्या होता है, 4R बटे √3। 4R को ही लिख सकते हैं 2 इंटू 2R, 2 इंटू 2R। ठीक है, 2R इक्वल टू क्या होता है, D, इसलिए इसको लिखा जा सकता है 2D बाय √3। R इक्वल टू हम लोग बना सकते हैं यहां से फॉर्मूला, जब ये A बराबर ये है तो R इक्वल टू लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, √3A बाय 4, √3A बाय 4। चूंकि √3 का मान कितना होता है, 1.732, कितना होता है, 1.732, अब भागा कितना है, 4 इंटू क्या है, A। इसको अगर भाग देते हैं तो आप आ जाता है 0.433 इंटू क्या, A। मतलब डायरेक्ट R बराबर आप याद रख सकते हैं 0.433 इंटू A। मतलब A का मान दिया हुआ है और R गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सवाल बना सकते हैं। क्लास में बताया भी गया है, लेकिन ये पॉइंट नहीं बताया गया था, इस पर आप बनाए थे फॉर्मूला पर, ये पता चल गया तो आपको डायरेक्ट अगर गोले की त्रिज्या पूछ रहा है और परमाणु का किनारे की लंबाई दिया हुआ, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला है आपका FCC। FCC में भी A बराबर क्या है, 4R बटे √2, या इसी को कन्वर्ट किए थे कौन सी में, 2√2R। R बराबर क्या हो जाएगा, √2A बाय 4 या A बाय 2√2, और या R बराबर हम लिख सकते हैं, यहां जो हमारे पास था √2 बाय क्या है, R बराबर क्या था, √2 बाय √2A बाय क्या है 4। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 0.353 इंटू क्या है, A। अब यहां पर दिया गया है कि 7 क्रिस्टल प्रणाली को, ठीक है, सीरियल वाइज कैसे याद रखें और उसमें ब्रेविस जालकों की संख्या कैसे याद रखें, उसके लिए एक ट्रिक दिया गया है यहां पर, CTORHMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोहम्बिक, रोहम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक में कितने ब्रेविस जालक होते हैं, 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोहम्बिक में 4, रोम्बोहेड्रल में 1, हेक्सागोनल में 1, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1। इसको आप मोबाइल नंबर जैसा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 32 41 121। ठीक है, याद रखिएगा CTORHMT। ठीक है, CTORHMT, बार बार बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। और उसके बाद नंबर याद रखिएगा, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिएगा, और एग्जाम में आपको जो पूछता है बता सकते हैं। और टोटल जोड़ने के बाद कितने होते हैं, 14 होते हैं। इस प्रकार कुल ब्रेविस जालकों की संख्या कितने हैं, 14, इसीलिए इसे कहा जाता है 14 क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं,
14 क्रिस्टल सिस्टम, 14 क्रिस्टल प्रणाली। क्या बोलते हैं? 14 क्रिस्टल प्रणाली। तो अगला टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम। और ये तो पढ़ ही चुके हैं ना, फिर से वही टॉपिक पढ़ने लगे। अगला है आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, सीपीएस। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? सीपीएस। इसी को बोलते हैं निविड़ संकुलित संरचना, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका 1D सीपीएस, मतलब एक बीमा में निविड़ संकुलित संरचना। इसी को कहा जाता है रैखिक निविड़ संकुलित संरचना, लीनियर सीपीएस, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। जैसे दिया गया है एक बीमा, मतलब एक ही रेखा में क्या कर दिया गया है? व्यवस्थित कर दिया गया है। मतलब प्रत्येक परमाणु को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है, उसे ही कहते हैं एक बीमा में निविड़ संकुलन। इसमें देखा गया तो एक परमाणु को कितने परमाणु टच कर रहे हैं? 2, और जितने परमाणु टच करते हैं वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। कितने होते हैं इसके? 2 होते हैं। दूसरा आपका है द्विबीमा में निविड़ संकुलन। क्या है? द्विबीमा में निविड़ संकुलन, मतलब लंबाई तो हमें यहां से यहां देखें मिल ही गया है, अब थोड़ा चौड़ाई बढ़ा के देखेंगे। इसको 2 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका द्विबीमा में ए प्रकार का निविड़ संकुलन, ठीक है, इसी को कहा जा सकता है वर्ग निविड़ संकुलन, ठीक है। मतलब एक पंक्ति के गोले के ठीक नीचे जब दूसरे पंक्ति के गोले को दूसरे के नीचे तीसरे, इसी पर बहुत सारे पंक्ति के गोले को जब व्यवस्थित किया जाता है तब जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं द्विबीमा में ए प्रकार का निविड़ संकुलन। और ऐसे संरचना में किसी एक गोले को 4 गोला क्या करता है? स्पर्श करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? 4 होता है। और जब चारों गोलों को आपस में मिलाया जाता है तो हमें एक वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। दूसरा नंबर आपका है एबी टाइप क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, या इसी कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और ये किसमें है? 2D में है, द्विबीमा में है। मतलब वैसा निविड़ संकुलन जिसमें एक पंक्ति के अवनमनों के ठीक नीचे या ऊपर दूसरे पंक्ति के गोले को, और उसी प्रकार इसी प्रकार बहुत सारे पंक्ति को जब व्यवस्थित किया जाता है उसे कहा जाता है द्विबीमा में एबी प्रकार का निविड़ संकुलन। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास पंक्ति है, ठीक है, इस पंक्ति के अवनमनों पर रखा गया है 2 गोले के बीच का रिक्त स्थान, वही क्या कहलाता है? अवनमन। उसके ऊपर रखा गया है दूसरे पंक्ति के गोले को, तो इसीलिए इसका नाम ए रखा गया है। ये पंक्ति बदल गया तो क्या रखा गया इसका नाम? बी। इस प्रकार स्ट्रक्चर कैसा प्राप्त हुआ हमारा? एबी। और ऐसे स्ट्रक्चर में एक गोले को कितना गोला? 6 गोला स्पर्श करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। और 6 गोले के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक षष्टकोण प्राप्त होता है, हेक्सागोन प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका 3D सीपीएस, मतलब त्रिबीमीय निविड़ संकुलित संरचना। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। और हमारे यहां तक देखेंगे तो हमें लंबाई और क्या प्राप्त हो रही है? चौड़ाई, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या बढ़ाएंगे? ऊंचाई। मतलब इसको एक लेयर जैसा मान के इसके ऊपर अन्य परत के, मतलब अन्य लेयर को क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। तो पहला नंबर हमें प्राप्त हुआ है त्रिबीमा में ए प्रकार का निविड़ संकुलन, मतलब 3D टाइप क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसी का आता है सिंपल क्यूबिक लैटिस, या इसी कहेंगे 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि वैसा निविड़ संकुलन जिसमें एक कौन था? लेयर था। मतलब द्विबीमीय निविड़ संकुलित परतों से जो प्राप्त होता है ए प्रकार निविड़ संकुलन, उसके ठीक ऊपर मतलब ऐसे संरचना के ठीक ऊपर एक ही समान दूसरे परत को रखा जाता है, दूसरे परत के ऊपर तीसरे परत को रखा है। इसी प्रकार इसको क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से
एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, तब जो हमें संरचना प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? त्रिविमा में ए प्रकार का निबिड़ संकुलन या समान घनीय जालक भी कहते हैं। इस संरचना में किसी एक गोले को कितना गोला स्पर्श करेगा? 6 गोला। अभी देखें कितना कर रहा है, 1 2 3 और 4, 4 कर रहा है एक लेयर पर, एक पीछे से कर रहा होगा, एगो आगे से करेगा, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसके एक इकाई कोष्टिका को देखा गया, यहीं से हमें प्राप्त होता है एससीसी या पीसीसी, मतलब इसके इकाई कोष्टिका को ही कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा नंबर आपके पास है 3D एबी टाइप क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, मतलब 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, मतलब कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब जब षटकोणीय जो हमारे पास संरचना बना था द्विविमा से, जब इसके अवनमनों के ऊपर रखा जाता है, जो हमारे पास 3 गोला है, यहां इसके ऊपर ऐसा ही परत को जब रखा जाएगा, ठीक ऊपर नहीं, गोले के ठीक ऊपर नहीं, बल्कि अवनमनों के ऊपर रखा जाएगा, तो हमें यहाँ 2 प्रकार की रिक्ति प्राप्त होती है। एक प्राप्त होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति आपको अच्छा तरीका से क्लास में बताया गया है। ठीक है, जब चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन करते हैं, मतलब जब उसको कवर करते हैं, तब जो हमें प्राप्त होती है संरचना कैसी बात होती है? एबी प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। इसे ही कहा जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। किसमें? त्रिविमा में। किसमें? त्रिविमा में। हमारे पास ऐसा इसे प्राप्त हुआ है। एक हमारे पास लेयर है क्या? ए, इसी के ऊपर क्या है? बी, फिर है आपका ए, फिर कौन सी आपका? बी, मतलब हमें कैसा प्राप्त होता है? एबी से प्राप्त होता है। इसे कहा जाता है हेक्सागोनल। इसमें देखेंगे ए लेयर के चारों बल क्या गोला है? 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर कितने हैं? 3। इसके नीचे भी कितने होंगे? 3। जैसे यहाँ 3 3 दिखाया गया है, तो एक गोला के चारों बल कितना गोला है? 6। ऊपर 3 है, नीचे 3 है, टोटल कितने हैं? 12। मतलब एबी टाइप का अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछ जाए, सीआर नंबर पूछ दिया जाए, कितना होते हैं? 12 होते हैं। क्या होते हैं? 12। लेकिन इसमें परमाणु की संख्या अगर पूछे कितने होते हैं? 6 बताया गया है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोई उदाहरण भी दिया गया है, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? एबी प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 3D एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसी कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसी कहते हैं कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब जब अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन किया जाएगा, जब उसके ऊपर लेयर को रखा जाएगा, तब जो हमें तीसरा लेयर प्राप्त होगा, एक नया लेयर प्राप्त होगा। मतलब पहला ए था, दूसरा क्या था? बी। अब अष्टफलकीय रखने पर कैसा प्राप्त होगा? नया लेयर सी प्राप्त होगा। तब इसे हम लोग कौन सी कहेंगे? एबीसी प्रकार का निबिड़ संकुलन कहेंगे। ठीक है, जो हमें प्रदान करता है इस प्रकार का स्ट्रक्चर एबीसी, जिससे प्राप्त होता है हमारा सीसीपी। कैसा प्राप्त होता है? सीसीपी, जिसे ही कहा जाता है एफसीसी। क्या कहते हैं? एफसीसी कहा जाता है। मतलब यहां से एफसीसी स्ट्रक्चर भी प्राप्त होता है, जो आपको क्लास में बेहतरीन तरीकों से समझाया गया है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? 12 होता है। और जैसे हमारे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कॉपर और सिल्वर। चलिए अगला टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वॉइड के बारे में दिया गया है। वॉइड आ गया, तुरंत चर्चा की। वॉइड आ गया है। वॉइड मतलब क्लोजेस्ट पैकिंग इन एचसीपी और सीसीपी। इसमें जब निबिड़ संकुलित संरचना किया गया, तब जो वॉइड प्राप्त हुए हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वॉइड प्राप्त हुए हैं। पहला है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के जो चारों बगल जो परमाणु पाए जाते हैं, कितने परमाणु पाए जाते हैं? 4। मतलब अभी आप लोग देख रहे होंगे यहां से, ठीक है, कि 3 गोलों के ऊपर जो एक गोला रखा गया है, मतलब एबी टाइप जो लेयर है उसी के ऊपर जब एबी टाइप रखिएगा, तब हमें एक ऐसा संरचना प्राप्त होगा। और यहां जो एक रिक्ति प्राप्त हो रही होगी, उसी को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसकी स्ट्रक्चर कुछ आगे भी दी गई है, आगे भी जानेंगे। तो यहाँ टोटल कितने गोले हैं? 4 गोला दिया गया है। 1 2 3 और 4। मतलब ये 4 गोलों से मिलकर
बना हुआ। कितना गोलों से? 4 गोलों से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये 4 गोलों से घिरा हुआ रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा नंबर आपका है कौन सी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ओ भी। इसे अगर देखा जाए तो यहां पर 3 गोले के ऊपर कितने गोले हैं? 3 गोले हैं। टोटल कितने गोले हैं? 6। मतलब 6 गोलों के बीच जो एक रिक्ति पाई जाती है, वॉइड पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसलिए इसका CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन भी आया हुआ था इस बार, क्या? तो यहां बोला गया है, कुछ पॉइंट दिया गया है याद करने के लिए कि माना कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या कितनी है? n है, तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या कितनी प्राप्त होगी? n ही प्राप्त होगी। n मतलब एवोगाड्रो संख्या अगर दिया हुआ है 6.022 × 10⁻23, मतलब इतना गोला से अगर निविड़ संकुलित संरचना किया गया है तो अष्टफलकीय रिक्ति भी कितनी प्राप्त होगी? इतनी ही प्राप्त होगी। लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी प्राप्त होगी? दुगुनी प्राप्त होगी, डबल प्राप्त होगी। इसको अच्छा तरीका से याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलिए आगे दिया गया है आपका पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता दिया गया है, मतलब बोला गया था किसी इकाई कोष्टिका में कण द्वारा ग्रहण किए गए प्रतिशत आयतन को ही क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। और संकुलन क्षमता बराबर क्या बताया गया था? गोले का आयतन। मतलब कुल गोले का आयतन, जितना जो इक्विपाई किया गया है, छिका गया है, उतना गोले का आयतन हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, और नीचे दिया गया है वह यूनिट सेल का पूरा आयतन क्या होगा। मतलब कुल गोले का आयतन बटे इकाई कोष्टिका का आयतन गुना कितना? 100। और इसी को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, दूसरे रूप से कि संकुलन क्षमता बराबर संकुलन प्रभाज गुने 100, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन गुना 100। तो ये जो हमारे पास है कुल गोले का आयतन, कुल गोला, तो गोले की संख्या क्या मानते हैं? Z। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr/Q। अब बटे इकाई कोष्टिका का आयतन, इकाई कोष्टिका किनारे की लंबाई ये होता है, क्या हो जाएगा? AQ। इस प्रकार फार्मूला हमारा हो गया Z × 4/3 πr/Q बटे AQ गुना कितना? 100। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और वॉइड एफिशिएंसी मतलब रिक्त स्थान कितना है, खाली जगह कितना है, तो 100% में से जो पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा उसको घटा के हम रिक्त स्थान क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट सेल में कितने संकुलन क्षमता होते हैं, कितने रिक्त स्थान होते हैं, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। पहला नंबर है SCC या PCC। तो SCC या PCC में जो संकुलन क्षमता होते हैं कितने होते हैं? हाँ, 52.33%। कितने हैं? 52.33। अप्रोक्स में कितना बोलेंगे? 52 बोलेंगे। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास निकलेगा, क्या निकलेगा? π/6, मतलब 0.52। क्या बोल सकते हैं? 0.52। मतलब या तो π/6 बोलना है या 0.52। इसका जो वॉइड एफिशिएंसी बोला गया है, रिक्त स्थान बोला गया है, वह कितना निकलेगा? 100 में से 52 घटाएं कितना निकल जाएगा? 48%। दूसरा नंबर आपका है BCC। इसका संकुलन क्षमता कितना होता है? 68। ये सभी का एक एक करके आपको क्लास में बताया गया है। 68%। इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? √3π/8, या क्या बोल सकते हैं? 0.6। ये ज्यादातर पूछा जाता है। और वॉइड एफिशिएंसी मतलब रिक्त स्थान कितना होगा? 32%, 32%। अगला तीसरा पॉइंट FCC। इसका संकुलन क्षमता कितना होगा? 74। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? √2π/6 या 0.74। इसका वॉइड एफिशिएंसी कितना होगा? हाँ, 26%। तीसरा नंबर है, जो चौथा नंबर आपका है HCP। इसका संकुलन क्षमता कितना होगा? 74। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? π/3√2 या 0.74। वॉइड एफिशिएंसी क्या होगा? हाँ, 26%।
दो और चीज दिया गया है हमारे पास नोट में आपको अलग से ईसीसी, ईसीसी जो क्लास में बताया गया था, यहां देख लीजिए ईसीसी, इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 37 और वॉइड कितना होगा 100 में से घटाएंगे निकल जाएगा 63%। और दूसरा नंबर है एचसीसी, इसका कितना दिया गया संकुलन क्षमता 26% और वॉइड एफिशिएंसी 74, कितना दिया गया है 74। पॉज कीजिए। चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है साइज ऑफ वॉइड इन द गिवन लैटिस या यूनिट सेल या लिमिटिंग रेडियस ऑफ वॉइड या रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड। ये पॉइंट आप लोग को लिखाया गया था क्या? ठीक है, चालू है ना? हाँ, तो इसमें माना गया है कि लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब गोले की त्रिज्या, जो हमारे पास गोला है स्फीयर है, इसकी त्रिज्या जो माना गया है, क्या माना गया है आर, और रेडियस ऑफ वॉइड, इस तीनों के बीच जो एक वॉइड यहां पर बन रहा होगा, इसकी त्रिज्या क्या माना गया है स्मॉल आर। तो वॉइड यहां पर 4 प्रकार का दिया गया, इस चारों में हम लोग पहला नंबर देख रहे हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। ट्राइगोनल वॉइड में स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, मतलब रिक्ति की त्रिज्या बटे गोले की त्रिज्या दिया गया है, और कितना दिया गया है 0.155। इसका अगर परसेंटेज अगर कोई पूछ दे कि कितना परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में कितना बोलेंगे 15.5%। या अगर आपको रिक्ति की त्रिज्या निकालने के लिए अगर कोई पूछ दे, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा 0.155 इंटू कैपिटल आर, मतलब रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के 0.155 गुनी होती है। किसमें? ट्राइगोनल वॉइड में, त्रिकोणीय रिक्ति में। दूसरा नंबर है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड? बताया गया ना, ठीक है। स्मॉल आर बटे कैपिटल आर कितना है 0.225। इसका अगर परसेंटेज में अगर पूछेगा तो 100 से क्या करेंगे गुना, 0.225 को 100 से क्या करेंगे गुना, तो पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, कितना है 1000, दो क्या हो जाएगा खत्म। अब 225 भागा 10 करेंगे कितना आ जाएगा 22.5, मतलब 22.5%। या अगर रिक्ति की त्रिज्या अगर कोई बोले तो क्या बोल सकते हैं, ये गोले की त्रिज्या कितनी गुनी होती है 0.225 गुनी होती है। जैसे हमारे पास यहां देख लीजिए 3 गोले के ऊपर एक गोला रखा गया है, इसकी बीच का जो रिक्त स्थान होगा उसी को क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। और जो यहाँ पर चारों गोलों को मिलाने पर जो एक रिक्ति प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। अगला नंबर है आपका क्यूबिक वॉइड। क्या है क्यूबिक वॉइड? क्यूबिक वॉइड है, इसमें हो जाएगा स्मॉल आर बटे कैपिटल कितना हो जाएगा 0.732। इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 73.2%, और इसकी रिक्ति की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या के 0.732 गुनी होती है। अगला चौथा नंबर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में स्मॉल आर बटे कैपिटल आर कितना हो जाएगा 0.414। ये इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी 41.4%, और इसकी रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की कितनी गुनी है 0.414 गुनी है। कितनी गुनी है 0.414 गुनी है। अब बोला गया है कि कुछ बातें नोट में दी गई है कि द साइज ऑफ द होल या वॉइड, साइज किसका कितना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन होता है ट्राइगोनल, उससे बड़ा क्या है टेट्राहेड्रल, उससे बड़ा क्या है ऑक्टाहेड्रल। ये बात याद रखोगे, साइज में कौन कितनी बड़ी छोटी बड़ी होती है। अगला है टॉपिक आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इकाई कोशिका का घनत्व, जिसे डी या रो से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास बाय वॉल्यूम। इस पर इकाई कोशिका का घनत्व बराबर हो जाएगा इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन।
इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान, इकाई कोष्टिका का आयतन को जब कैलकुलेट किया जाता है तो डी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, जेड गुने एम बटे एन नॉट गुने ए क्यू, ये निकल गया हमारा इकाई कोष्टिका का घनत्व। या अगर हमें ये वॉल्यूम में अगर दिया गया हो आयतन, इसको लिख सकते हैं तब जेड गुने एम बटे एन नॉट गुने बी, जहां भी निकालने के लिए ए इंटू बी इंटू सी करेंगे, हमारा भी निकल जाएगा। आगे दिया गया है कि किसी भी क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर में कैसे परिवर्तन होता है, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसा प्रभाव पड़ता है। तो बोला गया है कि दाब में वृद्धि से समन्वय संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। NaCl पर जब दाब में वृद्धि किया जाता है तो इसके समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, 8:8, मतलब CaCl के बराबर हो जाती है। बोला गया है कि ताप में वृद्धि से समन्वय संख्या में क्या होती है, कमी। जब CaCl को ताप दिया गया तो समन्वय संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, कितना हो गया, 8:8 से 6:6 हो गया। इधर दिया गया है ब्रेक समीकरण। तो ब्रेक समीकरण दिया गया है, कब दिया गया है, 1983 में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, WL ब्रेक, जो पिता थे, और WB ब्रेक कौन सी थे, पुत्र थे, इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया, तो बोला गया कि दो सतह के बीच के दूरी के निर्धारण के लिए, ये जो दो हमारे पास सतह है इसकी बीच की दूरी के निर्धारण के लिए ही एक समीकरण दिया गया। क्या दिया गया, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। क्या दिया गया, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जहां d बराबर क्या है, दो क्रमागत सतहों के बीच की दूरी है। लैम्डा बराबर क्या है, आपतित x किरण का तरंग दैर्ध्य है। n बराबर क्या है, 0 1 2 3 है, प्लेन है। ठीक है, और थीटा बराबर क्या है, विवर्तन कोण। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है ब्रेग इक्वेशन। क्या कहलाता है, ब्रेग इक्वेशन। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ब्रेग इक्वेशन n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, और जहां क्या दिया हुआ है, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, याद रखने योग्य, यही पूछा जाता है। चलिए अगला टॉपिक दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक सॉलिड। जो AB प्रकार का हमारे पास क्रिस्टल है उसके बारे में बताया गया है। ये 4 प्रकार के हैं। पहले है NaCl, जिसमें NaCl है ये Na प्लस और Cl माइनस से बने होंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6:6 होता है। इसी के समान कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, AgF है, AgCl है, AgBr है, NH4x है। जैसे हमारे पास CaCl है, दोनों के बारे में क्लास में बताया भी गया था, CaCl और NaCl के बारे में। इसका कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 8:8 होता है। इसके भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। अगला हमारे पास है ZnS, ठीक है, जिंक ब्लेड। इसका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, 4:4 दिया गया, उससे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। आगे हमारे पास CaF2 है, इसका कोऑर्डिनेशन कितना दिया गया है, 8:4 दिया गया है। आगे है Na2O, इसका कितना दिया गया है, 4:8 दिया गया है। आगे है ZnS, ये भी ZnS है, ये भी ZnS है। ये जिंक ब्लेड के रूप में है, ये उजराइज के रूप में दिया गया है, जिसका ज्योमेट्री कुछ अलग टाइप की होती है, जिसका कोऑर्डिनेशन कितना दिया गया है, 4:4 दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। दिया गया है ठोसों में अपूर्णता या दोष। ठोस में दोष, ठीक है, ठोस में दोष आपको अच्छे तरीका से बताया गया है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला दिया गया है आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक दोष, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, उत्पन्न होगा दोष, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक दोष बोलेंगे। जैसे किसमें, सिलिकॉन में और जर्मेनियम में होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दोष। उसके बाद था आपका पॉइंट डिफेक्ट, यही था ना। पॉइंट डिफेक्ट को 3 भागों में बांटा गया था, स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री और इंप्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें हमारे पास है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, इसी को इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं, इसी को थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें बताया गया था कि किसी क्रिस्टल के स्टाइकियोमेट्री में परिवर्तन हो, ठीक है, कुछ बदले, लेकिन बदले कैसे, तो बोला गया था किसी क्रिस्टल में, ठीक है, पॉजिटिव एवं निगेटिव का अनुपात उसके आदर्श क्रिस्टल के पॉजिटिव और निगेटिव अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब
ये क्या है, आदर्श वाला क्या बातें बोली गई है यहां थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखेंगे Cl मतलब ग्रीन वाला क्या माना गया है माइनस, रेड वाला क्या माना गया है प्लस। अगर सभी यहां भी क्या होना चाहिए था प्लस, यहां क्या होना चाहिए था माइनस, ठीक है। ये आपका क्या है प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, इस प्रकार से दिया गया है। अगर सभी जगह अवयवी कण अपने ही स्थान पर हैं, अपने ही स्थान पर हैं, वह कहलाता है आदर्श क्रिस्टल। और उसमें हल्का सा भी परिवर्तन हुआ हो, अवयवी कण निकल गया हो या आ गया हो या स्थान चेंज किया हो, वह कहलाएगा अनादर्श क्रिस्टल। तो अनादर्श क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात अगर उसके आदर्श क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन के अनुपात के बराबर होता है, वह कहलाता है आपका स्टोइकियोमेट्री। क्या कहलाता है स्टोइकियोमेट्री। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष किसमें पाई जाती है, नन आयनिक ठोस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कुछ जालक बिंदु रिक्त हो जाता है और इसके कारण उसके घनत्व में क्या हो जाती है आंशिक कमी हो जाती है। यहां देखिए एक जालक बिंदु यहां से क्या हो चुका है लुप्त हो चुका है, इसलिए कहलाएगा आपका कौन सा दोष रिक्तिका दोष। अगला है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतरकाशी दोष। मतलब इसमें अतिरिक्त अवयवी कण क्या हो जाता है प्रवेश कर जाता है। ये भी क्रिस्टल में पाए जाते हैं, नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। इसमें अतिरिक्त अवयवी कण क्या हो जाते हैं आ जाते हैं और इससे घनत्व में क्या हो जाती है आंशिक वृद्धि हो जाती है। चलिए अगला पॉइंट आपका है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने इसको कब दिया था 1930 ईस्वी में दिया था। इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में मतलब दोनों का क्या हो जाना होता है गायब हो जाता है। ये किसमें होता है ये प्रबल आयनिक सॉलिड में पाया जाता होता है। इसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या पाया जाता है समान होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अधिक होता है और इसके कारण घनत्व में क्या हो जाती है कमी हो जाती है। इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है कम हो जाती है घट जाती है। किसमें किसमें पाई जाती है ये NaCl, KCl, KBr, CsCl, AgBr, CO2, ThO2 ये सभी में शॉर्टकी डिफेक्ट पाई जाती है। मतलब जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्या हो जाए लुप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं शॉर्टकी दोष। देखिए यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव समान संख्या में क्या हो गया है लुप्त हो चुका है। यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ क्या था नेगेटिव था, ये दोनों यहां से क्या हो चुका है निकल चुका है। मतलब कौन सा दोष पाया गया है शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष पाया गया है शॉर्टकी दोष। ठीक है अगला है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष। देखो तो थोड़ा एक दो लड़का आया है। फ्रैंकल डिफेक्ट जो कब दिया गया था फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक द्वारा 1926 में। इसमें धनायन जालक बिंदु पर से आंतरिक क्षेत्र में क्या कर जाता है प्रवेश, मतलब अपने स्थान पर से हटकर आंतरिक क्षेत्र में क्या कर जाता है प्रवेश कर जाता। जैसे यहां देखो धनायन हमारे पास यहां होनी चाहिए, ये उठ के यहां चला आया है, ये कौन सा दोष कहलाएगा फ्रैंकल दोष। ये किसमें पाई जाती है ये दुर्बल आयनिक ठोस में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दुर्बल आयनिक ठोस में पाई जाती है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का जो नहीं इसमें धनायन का जो आकार होता है वह निगेटिव से क्या होता है छोटा होता है। क्या होता है छोटा होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कम हो जाता है इस दोष के कारण और इसके कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें भी स्टेबिलिटी थोड़ा क्या हो जाती है कम हो जाती है। और यह दोष किसमें किसमें पाई जाती है AgCl, ZnS, AgI, CdS, AgBr। AgBr कहां गया मतलब यह एक ऐसा ठोस है जिसमें दोनों दोष पाए जाते हैं। किसमें AgBr। इस ठोस में दोनों दोष पाए जाते हैं कौन कौन शॉर्टकी और फ्रैंकल। तो शॉर्टकी में धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब होता है। फ्रैंकल में धनायन अपने जालक बिंदु पर से लुप्त होकर आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इतना ही दिमाग में रखोगे काफी है। चलिए अगला टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात
उसके आदर्श क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन के अनुपात के बराबर नहीं होता है, उसे कहते हैं कौन सी, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ये दो प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिकता दोष। क्या होते हैं, धातु अधिकता दोष। किसे कहते हैं, जिसमें धनायन की संख्या ऋणायन से क्या हो, अधिक हो। धनायन की संख्या क्या हो, ऋणायन से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, धातु अधिकता दोष। इससे कितने कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। पहला है ऋणायन रिक्तिका, एनायन वैकेंसीज, मतलब ऋणायन अपने स्थान पर से क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे यहां देखिए एनायन वैकेंसीज, ठीक है, एनायन वैकेंसीज मतलब ऋणायन क्या हो चुका है, अपने स्थान पर से लुप्त हो चुका है। यहां पर देखिए, यहां पर बी माइनस होनी चाहिए, ए पॉजिटिव को ए प्लस और निगेटिव को बी माइनस। यहां पर से क्या हो चुका है, निगेटिव लुप्त हो चुका है, और यहां पर आ गया है कौन सी, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उपस्थित जब हो जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, एफ केंद्र। क्या कहते हैं, एफ केंद्र। इसे क्या कहा जाता है, एफ केंद्र कहते हैं। इसी के कारण ये क्या करता है, रंग प्रदर्शित भी करता है। जैसे NaCl कैसा रंग दिखलाता है, पीला। LiCl कैसा दिखाता है, गुलाबी। KCl कैसा दिखाता है, बैंगनी दिखाता है। और इसके कारण ठोस के घनत्व में हल्का क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉन चला आता है, ऋणायन घट जाता है, जिसके कारण से ठोस के घनत्व में क्या हो जाती है, थोड़ी वृद्धि हो जाती है। आगे है एडिशन ऑफ केटायन, मतलब एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। ये बताया गया था आपको, मतलब केटायन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा जुड़ जाता है, ऊपर से आ जाता है। मतलब ये देखिए एक अतिरिक्त धनायन क्या कर चुका है, इसमें प्रवेश कर चुका है, ऐड हो चुका है। तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं एडिशन ऑफ केटायन, या हम लोग लिखाए थे एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, मतलब अतिरिक्त पॉजिटिव का आ जाना। इससे क्रिस्टल क्या होता है, रंगीन दिखलाता है। जैसे क्या ZNO कैसा दिखलाता है, पीला दिखलाता है। इसके कारण घनत्व में क्या हो जाती है, थोड़ी कमी हो जाती है। चलिए अगला टॉपिक है आपका मेटल। एक मिनट, कुछ छूटा है इसमें, हाँ इसमें कुछ छूटा है, इस दोष के परिणाम। तो कहा गया है कि क्रिस्टल का अनुचुंबकीय गुण दिखलाना, मतलब जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वह क्रिस्टल कैसा गुण दिखलाता है, अनुचुंबकीय गुण दिखलाता है। क्रिस्टल का फोटो कंडक्टर हो जाना, कैसा हो जाता है, फोटो कंडक्टर हो जाता है। इससे क्रिस्टल n प्रकार के अर्धचालक जैसा क्या करता है, कार्य करता है। मतलब ये जो हमारे पास दोष था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसी के कारण क्रिस्टल अनुचुंबकीय गुण दिखलाता है, फोटो कंडक्टर गुण दिखलाता है, और n प्रकार का सेमीकंडक्टर का गुण दिखलाता है। दूसरा नंबर है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु अल्पता दोष। इसमें धनायन की संख्या ऋणायन से क्या होती है, कम हो जाती है। ये दो कारणों से होता है। कितने कारणों से होता है, दो कारणों से। केटायन वैकेंसीज मतलब धनायन लुप्त हो जाता है, ठीक है, जिससे घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगला है एडिशन ऑफ एनायन, मतलब एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, मतलब अतिरिक्त एनायन आ जाता है, जिससे घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आगे है इस दोष के परिणाम। इस दोष के कारण क्रिस्टल किस प्रकार के, पी प्रकार के अर्धचालक की भांति क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब अशुद्धता दोष। देखिए इसके बारे में थोड़ा फिगर में बताया गया है। केटायन वैकेंसी, देखिए यहाँ केटायन वैकेंसीज है, यहाँ से केटायन क्या हो चुका है, ए प्लस था, गायब हो चुका है। दूसरा एडिशन ऑफ एनायन है, देखिए यहाँ पर एर हो चुका है नेगेटिव, ठीक है, इसका फिगर भी बताया गया है। अगला है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट अशुद्धता दोष, मतलब किसी बाह्य अशुद्धि के कारण उत्पन्न दोष को ही क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे NaCl में SrCl2 या AgCl में CdCl2। जैसे हमारे पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल बना हुआ है, लोहा का कोई क्रिस्टल है, इसमें देखिए हल्का कार्बन का क्या आ चुका है, कण आ चुका है, मतलब अशुद्धि हो चुका है। ये कहलाया हमारा अशुद्धता दोष, ठीक है। आगे है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। रुक दी, पॉज करना। तो अगला टॉपिक है आपका
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें आपको बताया गया था कि दो प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। यहां दिया गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इस आधार पर जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बालक ध्यान दो। पहला नंबर है आपका सुचालक, या इसी को हम लोग कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर। ना, बस का कंडक्टर, क्या जो चलाता है बस को, उसे ये भी चला रहा है विद्युत धारा को। क्या मतलब? वैसा पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता 10⁴ से 10⁷, ठीक है, पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर तक होता है, उसे ही क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। जैसे सभी धातु, मिश्र धातु, ग्रेफाइट, अम्ल, क्षार, लवण, ये सभी क्या कहलाएगा? सुचालक कहलाएगा। हंसाओ मत तुम लोग, ठीक है। आगे है सुचालक के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक सुचालक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर। किसे कहते हैं? परिभाषा तो बताया गया है, यहाँ शॉर्ट पॉइंट में देखेंगे। बालक, ए बालक ध्यान दो, रिकॉर्ड हो रहा है ना रे। बोला गया है कि जिस पदार्थ में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन या होल्स द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर कहा जाता है। इसकी विद्युत चालकता ताप वृद्धि के साथ क्या होती है? घटते जाता है। जो हमारे पास ठोस रूप में जो भी हमारे पास कंडक्टर है, उसमें अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, उसका जो कनेक्टिविटी होगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दूसरा नंबर है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर, विद्युत विच्छेद सुचालक या आयनिक सुचालक। बोला गया है कि जिस पदार्थ की विद्युत चालन आयनों के प्रवाह द्वारा होता है, किसके द्वारा? आयनों के प्रवाह द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर कहा जाता है। जैसे सभी अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि। इसमें कहा हो जाता है, इसमें ताप वृद्धि के साथ इसकी जो चालकता होती है क्या होती है? बढ़ते जाती है। मतलब द्रवीय विलयन या जलीय विलयन के रूप में ये पाए जाते हैं। इसका द्रवीय या जलीय विलयन का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आयनों में क्या होते रहते हैं? टूटते हैं, जिसके कारण उसके प्रवाह से विद्युत धारा क्या होता है? पूरे क्रिस्टल में प्रवाहित होता है। और उसमें अगर हम लोग उस विलयन सॉल्यूशन को अगर हम लोग गर्म करते हैं, उसका विद्युत चालकता भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला है नंबर दूसरा, अर्धचालक सेमी कंडक्टर। मतलब वैसा पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स तक होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे हमारे पास है सिलिकॉन, जर्मेनियम, GaAs, InSb, CdS, CdSe, ReO3, ये सभी कहलाएगा क्या? अर्धचालक। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी को आंतर या नेज या शुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है। मतलब शुद्ध अर्धचालक को ही क्या कहते हैं? आंतर या नैज अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये 0 केल्विन ताप पर विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसकी चालकता जो है पॉजिटिव होल्स द्वारा होती है, इसीलिए ये बहुत क्या होते हैं? कम उपयोगी होते हैं। अब दूसरा नंबर है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य या अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध मतलब शुद्ध अर्धचालक में अन्य तत्वों की परमाणु को मिलाया जाएगा, मतलब अशुद्धि को मिलाया जाएगा, ऐड किया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा, तब जो हमें प्राप्त होगा क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आपको दिया गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि किसे कहेंगे? शॉर्टकट में बोला गया है कि वर्ग 14 सिलिकॉन और जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्व फास्फोरस और आर्सेनिक को जब मिलाया जाता है तो एन प्रकार की अशुद्धि प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहा जाता है। जहां N का मतलब क्या होता है, निगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इतना याद रखना है कि N प्रकार के अर्धचालक में कि वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है, वर्ग 15 के तत्व फास्फोरस और आर्सेनिक। इसमें विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है, निगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इतना याद रखोगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में इतना ही काफी है। दूसरा नंबर आपका है पी टाइप सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटीज। इसमें वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ वर्ग 13 के तत्व बोरॉन और एल्युमिनियम को एक दूसरे के साथ अब मिश्रित किया जाता है, डोपिंग किया जाता है, ठीक है, तब जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटीज। जहां P बराबर जो है, जहां P बराबर क्या होता है, पॉजिटिव होल होता है, धनात्मक छिद्र होता है, इसी के द्वारा विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होते रहती है। बहुत सारे कंडीशन है, बालक यहां ध्यान दो। आगे है यूजेज ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एनपी जो डायोड हमारे पास था, एनपी डायोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एन टाइप और पी टाइप का, जिसका उपयोग किसमें करते हैं, रेक्टिफायर में करते हैं, परिशोधक में हम लोग करते हैं। और आगे अगला टॉपिक है कि पीएनपी और एनपीएम जो सैंडविच कहलाता है, ठीक है, इसका उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में, किसके निर्माण में, ट्रांजिस्टर के निर्माण में, जिसका उपयोग, जो ट्रांजिस्टर जो बनता है इसका उपयोग रेडियो या ऑडियो सिग्नल के डिफेक्शन और एम्पलीफिकेशन में किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका है क्या, और एन टाइप पी टाइप का पहले थोड़ा सा दिया गया फिगर, ठीक है, सिलिकॉन के साथ फास्फोरस क्या किया है, बंधन बनाया है, ज्वाइंट हुआ है। सिलिकॉन फास्फोरस जो है वह परमाणु संख्या कितना होता है, 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 5। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसे कहा जाएगा पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व। सिलिकॉन, ठीक है, 14 होता है, ये हो जाएगा 2, 8 और 4, ये होता है चतुर्थ संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व। ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन साझा करके बंधन बनाता है, तो फास्फोरस के पास एक शेष इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बच जाता है। यही शेष इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का क्या करता है, प्रवाह करता है। तो यहां पर क्या होता है, पी टाइप में क्या होता है कि वर्ग 14 के तत्वों के साथ कौन, वर्ग 13 के तत्व जो उससे कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, ठीक है, ये होते हैं बोरॉन, कितना होता है 5, ये हो जाएगा 2 और 3। इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये सिलिकॉन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिस कारण से यहाँ पर एक पॉजिटिव होल का निर्माण होता है और इसी के द्वारा विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। इतना याद रखना है कि एन टाइप में अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले से अभिक्रिया होता है और पी टाइप में कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों से अभिक्रिया होता है। अगला है आपका यूजेज ऑफ, इस पढ़ाई दिए हैं। अगला है कुचालक, इसी कहा जाता है, और चालक नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स तक होता है, उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे हमारे पास है हीरा है, कोक है, सल्फर है, फास्फोरस है, प्लास्टिक है, शीशा है, रबर है, ये सभी क्या कहलाएगा, आपका कुचालक कहलाएगा। कुछ बैंड थ्योरी के आधार पर भी दिया गया है, ठीक है, बैंड थ्योरी मतलब किसी भी तत्वों में जो, जैसे कि यहाँ पर फास्फोरस है, तो फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, ये कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसमें रहते हैं उसे कहा जाता है वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर, वैलेंस बैंड के ठीक ये है आपका वैलेंस बैंड, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी के ठीक ऊपर पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड। क्या पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड पाए जाते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ये जो स्थान है, इसके बीच एनर्जी गैप होती है। क्या होती है, एनर्जी गैप होती है। इसी को फॉरबिडन गैप भी कहा जाता है।
यदि दोनों के बीच एनर्जी गैप अगर बहुत कम हो, मतलब 0 के बराबर हो, मतलब कोई गैप नहीं हो, तो वैसे पदार्थ को कहा जाता है कंडक्टर। मतलब एनर्जी गैप इक्वल टू क्या है? 0 बिटवीन किसके बीच? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच अगर एनर्जी गैप क्या हो? 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप मतलब फॉरबिडन गैप क्या हो? 0 हो, नगण्य हो, या ओवरलैप कर लिया हो। क्या कर लिया हो? ओवरलैप भी कर लेता है वैलेंस बैंड, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर मतलब सुचालक कहते हैं। सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे? जिसमें एनर्जी गैप जो है वह 0 से क्या हो? थोड़ा अधिक हो, थोड़ा बढ़ गया हो, मतलब यहां पर का जो गैप अब है ये कंडक्शन बैंड थोड़ा सा क्या है? दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी है, एनर्जी गैप 0 से अधिक है, मतलब कुछ ना कुछ है, थोड़ी सी अधिक है, तो उसे क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर कहेंगे। लेकिन जब बहुत अधिक रहेगी इंसुलेटर कहेंगे। मतलब इसमें थोड़ा ताप वृद्धि से या अशुद्धि अपमिश्रण से इसका इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाता है सेमीकंडक्टर में। लेकिन जब इंसुलेटर की बात होती है तो इसका कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। चाहे गर्म करो चाहे अशुद्धि अपमिश्रण करो, जल्दी प्रवेश नहीं कर पाता है, जिस कारण से विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके बारे में बहुत सारे बातें बताई गई थी, मतलब यहाँ शॉर्टकट में जानेंगे कि ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण जो होता है चुंबकीय आघूर्ण के कारण उत्पन्न होता है। वाजिम होता है इलेक्ट्रॉन कारण। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार चक्कर काटता है, उस सभी के कारण से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। वो सब बातें बताई गई थी, ठीक है। एवं चुंबकीय आघूर्ण को किसमें? बोर मैग्नेट्रॉन म्यू बी, क्या चीज? म्यू बी में मापा जाता है। और एक म्यू बी बराबर क्या होता है? 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू की जो गणना की जाएगी, म्यू बराबर वह √n इंटू n प्लस 2, √अंडर क्या? n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है, जहां n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कहा गया है कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पारामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। क्या है आपका? अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक, ठीक है। इसमें जो पदार्थ होते हैं वह कैसे? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं, मतलब अकेले अकेले होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं, अकेले होते हैं। लेकिन एक से अधिक, लेकिन कम से कम एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? युग्मित होता है। इसीलिए यहां पर n डज नॉट इक्वल टू 0 और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है। जैसे O2, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Cr3 प्लस, TiO, VO2, ये सभी VO2 सब बेस में है, इस पावर में 3 प्लस है। ये सब क्या कहलाएगा? आपका अनुचुंबकीय कहलाएगा। आगे है आपका प्रतिचुंबकीय, मतलब डाय मैग्नेटिक। ये दुर्बल रूप से क्या होते हैं? विकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से विकर्षित होते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन से एक डोमेन बनता है, इसको डोमेन के रूप में भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास है H2O, NaCl, C6H6, TiO2, H2, N2, V2O5, ये सभी कहलाएगा आपका डायमैग्नेटिक। तीसरा नंबर है आपका फेरोमैग्नेटिक। कौन सी? लौह चुंबकीय, ठीक है। ये प्रबल रूप से क्या होता है? आकर्षित होता है। इसमें अस्थायी चुंबक का क्या हो जाता है? गुण उपस्थित रह जाता है। इसमें जो डोमेन होता है वह एक ही दिशा में क्या होता है? संरेखित रहता है। मतलब इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें ये एक ही दिशा में क्या रहते हैं? संरेखित रहते हैं। जैसे किसमें किसमें? हमारे पास Fe है, CO है, Ni है, CrO2 है, FeCrO2 है। ये सभी क्या कहलाएगा आपका? फेरोमैग्नेटिक। अगला टॉपिक है बालक, ध्यान दो, एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसमें चुंबकीय आघूर्ण पूरा का पूरा क्या हो जाता है? शून्य होता है। मतलब
विकर्षित या आकर्षित नहीं होता है। इसके डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं, विपरीत दिशा में संरेखित रहते हैं और युग्मित रूप से ही रहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, समान संख्या में रहते हैं। जैसे किसमें किसमें है, MnO V2O3 Cr2O3 NiO Fe2O3 FeO। 5वां नंबर है आपका फेरी मैग्नेटिक। इसमें लव चुंबकत्व की तुलना में कम रूप से आकर्षण का गुण पाया जाता है। मतलब इसमें कहा जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण को जब समांतर और प्रति समांतर दिशाओं में एक दूसरे से संयोजित किया जाता है तो उसका जो चुंबकत्व जो होता है वह लव चुंबकीय से कम लेकिन क्या होता है, स्थायी होता है। और इसमें जो डोमेन होता है असमान संख्या में विपरीत दिशाओं में क्या होता है, संरेखित रहता है। आप लोग को बताया गया था क्लास में। ठीक है, असमान संख्या में रहता है। ठीक है, अलग अलग रूपों से रहता है। जैसे क्या हो जाएगा Fe3O4। ठीक है, या जेड यहां लगा सकते हैं, Z बराबर Mg है, Zn है या Cu है, इस प्रकार फॉर्मूला बना सकते हैं। तो क्या बन जाएगा Mg Fe2O4 Zn Fe2O4। अगला है तो नोट कुछ दिया गया है कि गर्म करने पर ऐसे पदार्थ फेरी मैग्नेटिज्म से पारामैग्नेटिज्म प्रदर्शित करता है। जो फेरी मैग्नेटिज्म था, जैसे हमारे पास है Fe3O4 है, इसको 850 केल्विन पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो बन जाएगा Fe3O4, लेकिन गुण हो जाएगा किसका, पारामैग्नेटिज्म का। पहले किसका था, फेरी मैग्नेटिज्म। मतलब ये था आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका डाइन। ठीक है, तो आपका चैप्टर 1 पूरा का पूरा क्या होता है, समाप्त होता है एक स्वर तरीके से। ठीक है, तो आपको कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा, किस प्रकार का लगा, आप अपना राय दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास 12 की सहायता मिल सकती है, इससे बीपीएससी की सहायता मिल सकती है। ये क्लास थ्योरी था, लेकिन अगला वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने तरह से कुछ राय कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।